अम्मा ये दरवाज़ा बंद कर देना, मैं जा रहा हूँ खेतों में पानी देने के लिए। हाँ बेटा आराम से जाना। हाँ माँ खेत के इस पार नहीं जाऊँगा। बस अब रोज़ ही वो ही कहती हैं। पता है मुझे वहाँ पर चुड़ैल रहती है। ज़ैदा अपने बेटे के साथ खेत से कुछ फासले पर रहती थी। सर्दियों के मौसम गेहूं की फसल जैसे पानी देने के लिए अक्सर रात को रशीद हाथ में टार्च लिए सर्दी से बचने के लिए एक मफलर बांधे वो खेत में पानी देने के लिए जाता। आज भी वो इधर ही जा रहा था। एक तो अम्मा भी पता नहीं किन बातों पर भरोसा करती है कि भूत चुड़ैल ये सब भी होता है, मगर मेरी बोली अम्मा को कौन बताए। लगता है आज सर्दी बहुत है रशीद। उसके दांत सर्दी से बज रहे थे। वो रोज की तरह रात के वक्त खेत में अनाज को पानी देने के लिए जाता। बिजली दिन में अक्सर चली जाती, जिसकी वजह से रशीद रात के वक्त अनाज को पानी देने जाता और सुबह फजर से पहले पहले घर आ जाता। वहां अम्मी ज्यादा नमाज से फारग हुई मसले को तय कर रही थी। अभी रशीद भी, अम्मा इस साल फसल अच्छी रहेगी। हाँ बेटा अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि सर्दी बहुत है और बारिश भी अच्छी रही थी। चल बेटा मुंह हाथ धो ले। कुछ देर बाद दिन के उजाले फैलने लगे। रशीद की एक दुकान थी जिसमें वो कुछ से कुछ मुनाफा हो जाया करता। इसी तरह जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। बेटा तो रात को क्यों जाता है? खेतों में दिन के वक्त भी तो जा सकता है। मेरा एक बेटा जो गया तो कभी वापस पलट कर नहीं आया। वो पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ खबर नहीं। ज़ैदा ने ठंडी आप भरते हुए कहा, मैं तुझे नहीं खोना चाहती बेटा, मेरा तू ही है, तेरे सिवा मेरा कौन है। तेरा बाप बड़ी जवानी में मेरा साथ छोड़कर चला गया। एक बेटा वो भी चला गया। अब तू ही है मेरे जीने का सहारा। अब मैं सोच रही हूँ कि जल्द से जल्द तेरी शादी कर दूं ताकि मुझे भी अकेलेपन से निजात मिले। मगर तुझ जैसे 4 जमात पढ़े को कौन देगा अपनी बेटी? अम्मा नाश्ता दे, कोई न कोई मिल जी जाएगी। रशीद ने मुंह में नवाला डालते हुए कहा, मैं सरैया से बात करती हूँ। क्या हुआ अगर मेरा रशीद पढ़ा लिखा नहीं, मगर माशाल्लाह मेहनती है और खूबसूरत भी कोई ना कोई मिल ही जाएगी मेरे बेटे को। चल अम्मा अब मैं चलता हूँ। रशीद दुकान की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कुछ लोग बैठे थे जो बातें कर रहे थे। रशीद ने इनकी बातों पर गौर किया तो वो कह रहे थे, कल भी खेतों के पास से जानवर गायब हुए हैं। इसी तरह चलता रहा तो एक दिन गांव वाले भी इसका शिकार होंगे। रशीद भले कम पढ़ा लिखा था मगर सूझबूझ वाला था। इसने आगे बढ़कर पूछा, कौन चाचा, किसका शिकार? अरे बेटा वही, नाम भी मत लो उसका, उसी गांव के आसपास है, हमारे खेतों के इस पार घनी झाड़ियों में है वो। चाचा आप भी इन बातों को मानते हैं? कोई जानवर गुस्साया होगा और वही होगा। इन सब के पीछे रशीद तुम्हें मजाक सूझ रहा है, चाचा ने कहा। जब तुम्हारा सामना होगा तो पता चलेगा कि हम किन बातों को मानते हैं। रशीद मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। क्या बातें बनाते हैं ये लोग बैठ के, पता नहीं। रशीद आधे दिन दुकान पर होता। जो गांव वाले की जरूरत की अशिया रशीद की दुकान पर होती। रशीद का गांव बहुत ही खूबसूरत जगह पर था। आसपास पहाड़, खुले मैदान, खेत, गांव में बड़ी रौनक रहती। मगर एक दिन हुआ कि रशीद अपने खेत में पानी देने जा रहा था। तभी इसे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। ऐसे लगा कि वहम होगा इसका। इसने कदम आगे बढ़ाए मगर फिर वही आवाज कानों से टकराई। रशीद ने सोचा कि देख लिया जाए कि कौन है। पहले तो इससे वही बातें याद आई जो अम्मा और गांव के लोग कहते, मगर फिर इसने सोचा ये सब कहानियों में होता है। रशीद इसकी आवाज की तरफ बढ़ रहा था जो उसी झाड़ियों वाले जंगल से आ रही थी। दिल में कई वसवसे थे मगर फिर इसने सोचा क्या पता वाकई कोई मुश्किल में हो, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रशीद के कदम दरख्त के सूखे पत्तों पर पड़ रहे थे। इसकी आवाज भी इसी रात के सन्नाटे में तेज मालूम हो रही थी। जैसे जैसे रशीद के कदम आगे बढ़ रहे थे लड़की की सिसकियां और भी तेज सुनाई दे रही थी। रशीद ने देखा कि सामने एक बस खड़ी है। वो जब वहां पहुंचा तो इसने देखा कि वहां कुछ लोग थे जिनकी मौत हो गई थी। रशीद ये मंजर देखकर काफी डर गया मगर हिम्मत करके वो आगे बढ़ा। तो रशीद ने देखा कि बस के अंदर से ये आवाजें आ रही हैं। जब वो अंदर गया तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब वो बस में आगे बढ़ा तो उसने एक लड़की दिखाई दी जो कि रो रही थी। वो सर नीचे किए रो रही थी। रशीद ने कहा, कौन हो तुम? अकेली इस जंगल में कैसे हो? वो लड़की काफी डरी हुई मालूम हो रही थी। वो रशीद से लिपट गई। रशीद की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस लड़की को खुद से लग किया, अच्छा बैठो और घबराओ नहीं, बताओ क्या हुआ। और ये सब लोग, क्या हुआ इनके साथ?
इस लड़की ने कहा कि हम लोग शहर से आ रहे थे और हमें डाकुओं ने लूट लिया। अब रशीद को एक बात अजीब लगी, और वो ये कि जब डाकुओं ने लूटा तो इस लड़की को डाकुओं ने कैसे छोड़ दिया। रशीद ने अपनी बात के लिए जब से पूछा तुम ठीक हो, तो उसने कहा कि हाँ, मैं सीट के नीचे छुपकर बैठी थी इसलिए मैं बच गई। अब रशीद की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक अकेली लड़की जो कि बेहद खौफजदा है, इसे इस मनहूस जंगल में जिसको लेकर तरह तरह की बातें होती हैं, कैसे छोड़ जाए। वो लड़की अब भी रो रही थी। अच्छा परेशान ना हो, चलो मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ, अगर तुम चाहो तो। वो लड़की राजी होगी। ज्यादा सो रही थी, अचानक ही दरवाजे की खटखटने की आवाज आई। इतनी रात को रशीद तो सुबह आता है। वो नींद से जागकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, देखा तो रशीद खड़ा था और साथ ही में कोई और भी। अरे रशीद, हाँ अम्मा, इतनी जल्दी आ गया तू? और ये लड़की कौन है? अम्मा अंदर तो आने दे, फिर सब बताता हूँ। आओ बेटी अंदर आओ। जैदा ने इस लड़की को रास्ता दिया। वो लड़की अंदर आ बैठी। रशीद की अम्मा की नजर इस लड़की के बालों पर पड़ी जो कि दुपट्टे के नीचे से झलक रहे थे। न जाने कि उस ज्यादा को कुछ अजीब सा लगा, कहीं ये लड़की चुड़ैल तो नहीं है, मगर वो रशीद के साथ क्यों आती। मैं भी कभी कभी कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ। रशीद की अम्मा दिल ही दिल में सोच रही थी। लड़की थी बड़ी प्यारी। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? उस लड़की ने कहा मेरा नाम सनम है। और फिर रशीद की अम्मा रशीद की तरफ मुतवज्जो थी। रशीद ने अपनी अम्मा को सारी बात कह सुनाई। अच्छा रात काफी हो चुकी है बेटा, तुम भी जाकर सो जाओ, और बेटी तुम भी सुबह बात करते हैं। रात को रशीद की अम्मा ने करवटें बदल बदल कर काटी। आखिर ये लड़की इस मनहूस जंगल में अकेली कैसे बची? मुझे तो लगता है ये रशीद कोई मुसीबत ही न ले आया हो। रशीद की अम्मा ने उन आंखों से सनम की तरफ देखते हुए कहा, जिसके चेहरे पर सारे जहां की मासूमियत नजर आ रही थी। दूसरी सुबह ही रशीद दुकान पर चला गया। रशीद के जाने के बाद रशीद की अम्मा इन्हीं ख्यालों में गुम थी। अभी सरैया आई जो कि इसकी सहेली थी। दोनों के घर कुछ फासले पर थे। अरे ज़ैदा, हाँ किन ख्यालों में गुम हो कि मेरे आने की खबर भी नहीं हुई? अरे नहीं नहीं सरैया, कुछ भी नहीं, बैठो। अरे ये लड़की कौन है? कि रशीद की तूने शादी तो नहीं कर दी? अरे सरैया कैसी बातें करती हो, तेरे बगैर मैं रशीद की शादी कैसे करवाऊंगी? वैसे भी लड़की ढूंढने का काम तो तेरा ही है। हाँ क्यों नहीं, वैसे लड़की है कौन? सरैया ने ज़ैदा के धीरे से पूछा। मगर है बड़ी प्यारी। ज़ैदा कौन है ये लड़की? दरअसल मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ कहो ना। अभी वहां सनम चाय लेकर आई। दोनों बात करते करते चुप हो गए। सनम को सरैया बगौर देख रही थी। हाँ अब बताओ क्या बात है? वो रशीद इस लड़की को इस खेत के पीछे जो झाड़ियों वाला जंगल है। सरैया का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। हाँ वो इसके घर वाले शादी से लौट रहे तभी कुछ डाकुओं ने इनकी बस पर हमला कर दिया। अच्छा सरैया ने बड़ी तफशीशी अंदाज में कहा, और ये कैसे बच गई? पता नहीं, कहती है वो सीट के नीचे जा छुपी थी। खैर मेरी बात मान तो दूर ही रहना इस लड़की से, क्या पता कौन सी बला रशीद साथ ले आया है। दोनों चाय के साथ साथ सनम पर भी गुफ्तगू कर रही थी। वैसे गांव वाले बहुत परेशान हैं, आए दिन किसी न किसी के जानवर गायब हो रहे हैं। समझ में नहीं आता। गांव वाले तो कह रहे हैं कि इसी जंगल की चुड़ैल ये सब कर रही है। चुड़ैल का नाम सुनकर सरैया काफी घबरा गई। खैर अब क्या होगा, कितने लोगों का नुकसान हुआ है, इनके जानवर गायब हुए। सबको इस बात का डर है कि जानवरों से बात आगे न बढ़ जाए। रशीद को सनम की बोली सी सूरत अच्छी लग रही थी। रात को वो आंगन में खाट पर लेटा चांद को देखकर मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। जैसे सनम का अपने आप से इतना करीब होना और बार बार याद आना। वो गांव का एक लड़का, इसलिए ये सब इसके लिए नया था। रशीद को सनम की बोली बाली सूरत अच्छी लगी। रात को आंगन में लेटा उसी की सोचों में गुम था। वो मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे रशीद को सनम से मोहब्बत हो गई। वो भी ये कहकर बस गई कि अब इसका कोई नहीं है। और हुआ भी कुछ यूं ही। रशीद ने जिद करके सनम से शादी कर ली। एक दिन रशीद रात को खेत के लिए घर से निकला तो इसे लगा जैसे इसके साथ कोई है। इसे घुंघरू की आवाज आई। इसे पलट कर देखना चाहा तो पीछे कोई नहीं था। रशीद को इतनी सर्दी में भी पसीने आ रहे थे। अम्मा जो कहती है सच तो नहीं। रशीद ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और वो खेत में पहुंच गया, मगर खौफ इससे अब भी लग रहा था। तब कुछ दूर किसी की चीख की आवाज सुनाई दी। रशीद इसी आवाज की तरफ बढ़ा। रशीद की मन में कई वसवसे चल रहे थे। ये आवाज इसी जंगल से आ रही थी। रशीद के लिए बहुत मुश्किल था, मगर वो जब वहां पहुंचा तो देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए।
रशीद ने देखा कि एक शख्स जमीन पर मुर्दा पड़ा है और इसका दिल गायब है। रशीद इससे ज्यादा रुक न सका। इधर सनम दरवाजा खोलकर बिस्तर पर आकर लेट गई। रशीद जल्दी से अपने घर आया और अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गया, मगर इसे नींद नहीं आ रही थी। दूसरे दिन सुबह को खबर सारे गांव में फैल गई। डैन गांव में आ चुकी है और इस शख्स को मारकर इसका दिल ले गई है। सारे गांव में सब यही बातें कर रहे थे। रशीद को तेज बुखार था। वो दुकान पर बैठा था, तभी एक आदमी आया। सलाम दुआ के बाद इसने भी वही बात की, यार रशीद तुझे पता नहीं, कल रात गांव से एक चुड़ैल आदमी को ले गई है। और अब ये बात शकूर चौधरी को सब ने बताई है। वो पंचायत में सभी को जमा करेंगे। रशीद को कल रात वाली बात याद आ गई। अरे रशीद, अरे तू कहाँ है? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। सब खैर तो कही, तूने इस चुड़ैल को देख तो नहीं लिया? इस आदमी ने हंसते हुए कहा। अरे कैसी बातें कर रहे हो खालिद भाई, मैं भला कैसे देखूंगा? वही तो, तेरा चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे तूने सच में चुड़ैल देख ली हो। रशीद की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी। वो आज रात को बाहर न जा सका। रात के पैर रशीद की जब आंख खुली तो उसे हैरत हुई, सनम बिस्तर पर नहीं थी। रशीद के समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात सनम कहाँ जा सकती है। खैर वो चुप रहा। सनम आकर बिस्तर पर लेट गई। दूसरे दिन भी गांव वाले काफी परेशान थे। अरे ज़्यादा, क्या मैंने जो सुना है वो सच है? हाँ सरिया, तूने सही सुना, मगर किसी भी अनजान लड़की को तूने अपने घर की बहू कैसे बना सकती है? क्या करती, एक तो कब वापस आएगा कुछ खबर नहीं, मगर एक के लिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर दी। वो लड़की इस जंगल से आई है और अब तो रोज किसी न किसी के मरने की खबर आ रही है। शहर की पुलिस आएगी, देखते हैं कौन बला है। एक बात कहूँ ज़ैदा, तेरी बहू कैसी है? अच्छी है, काम भी करती है या नहीं? ज़ैदा ने कहा, यह अब मां बनने वाली है और अब हमारे घर में खुशी आने वाली है। सरिया ने कहा, हाँ ना, सच में तुम भी दादी बन जाओगी। यूँ तो बड़ी अच्छी खबर है, मगर कुछ तो था सरिया के दिल में जो ज़ैदा के सामने कह नहीं पा रही थी। सरिया ने जब सनम की चोटी देखी तो उसे कुछ अजीब सा लगा। इतनी लंबी चोटी। सरिया को सनम पर पहले ही दिन से शक था, क्योंकि वो इसी जंगल से आई थी जिस जंगल में चुड़ैलों का बसेरा था। एक दिन सरिया और ज़ैदा बातें कर रहे थे, तभी सनम ने अपने सर पर दुपट्टा डाला और इसे ऐसा करते हुए सरिया ने देख लिया। अभी कुछ पल ही गुजरे थे तो रशीद का बड़ा भाई कासिम आया। अरे सलाम मम्मा, मेरा बेटा जीता रहे। जीता रहे, कहाँ चला गया था तू? ज़ैदा अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हुई, मगर सरिया के दिमाग में अब भी वही चल रहा था कि सनम ने जब सर पर दुपट्टा लिया तो इससे कैसे पता चला कि कोई आ रहा है। सरिया ने यह बात ज़ैदा को बता दी। ज़ैदा ने भी देखा था कि सनम की पीठ इसकी तरफ थी, फिर इसे कैसे पता चला कि कोई आ रहा है। रशीद बड़े भाई से मिलकर बहुत खुश हुआ। कासिम बहुत दिन बाद अपने घर आया था। घर में रौनक सी थी। कासिम और रशीद खाने के बाद बाहर आंगन में आग जलाने बैठे थे। सर्दी बहुत थी। क्या बात है रशीद, तू कुछ परेशान सा लग रहा है। नहीं, क्या हुआ, कोई बात है? रशीद ने सोचा कि भाई को बताऊं, या फिर ऐसा करता हूं कि भाई को साथ ले जाता हूं खेत में। अगर भाई को होते हुए किसी चीज का एहसास हुआ तो मैं इन्हें सच सच बता दूंगा जो मैंने देखा। कासिम ने रशीद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कहाँ खोए हो? जिस पर रशीद चौंक गया। नहीं भाई, कुछ नहीं। आपको भी लगता है कि गांव वाले जो कह रहे हैं वो सच है? पता नहीं इन गांव वालों को इन सब बातों के अलावा कुछ और सोचता है कि नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आता। भूत चुड़ैल ये सब इनके मन में चलता है। उन मनगढ़ंत कहानियां पूरे गांव में फैलाते हैं। रशीद का भाई इन सबको मानने से इनकारी था। अब रशीद खुद भी परेशान था। भाई एक बात कहूँ, हाँ अब चलेंगे मेरे साथ? क्या हुआ, कहीं तुम भी इन सब बातों की वजह से डर तो नहीं रही? नहीं भाई। अच्छा चल, जल्दी होकर आ जाएंगे। रशीद और कासिम दोनों खेत की तरफ चल पड़े। रशीद को कुछ दूर जाने के लिए आवाज सुनाई थी। भाई क्या हुआ, आपने सुना क्या? ये आवाज जो अभी अभी आ रही थी, कौन सी आवाज? एक तो यूं रात के वक्त खेत में आना ठीक नहीं, मगर तुम सुनते नहीं हो। अकेले तो मन में वसवसे आएंगे ही। चलो, सर्दी बहुत पड़ रही है। रशीद का दिल बार बार इस आवाज की तरफ मुतवज्जे था। आज जब रशीद घर लौटा तो सनम बिस्तर से गायब थी। रशीद ने सोचा कि अब वो इससे बात जरूर करेगा। कौन है दरवाजे पर? देख बेटा। हाँ अम्मा। कासिम ने बढ़कर दरवाजा खोला। सरिया सामने खड़ी थी। सलाम खाला। सरिया वही अपनी सहेली ज़ैदा के पास जाकर बैठी। दोनों बैठी बातें कर रही थी। मेरी बात और से सुन ज़ैदा, देख तू अपनी बहू को कल किसी न किसी तरह तैयार कर ताकि हम इसे दरगाह ले जा सकें। वही इसका सच सामने आएगा। क्या वो मान जाएगी?
اسے کہنا کہ بچے کے لیے دعا مانگنے جا رہے ہیں، وہیں سب پتہ چلے گا۔ مجھے تیری بہو پہ شک ہے، جس طرح وہ بتا رہی ہے کہ وہ یتیم ہو گئی اور سب اس کے ساتھ مارے گئے، مگر حیرت ہے اس پر، اتنے بڑے لوگوں میں وہ اکیلی کیسے بچ گئی؟ ہاں وہ بات بھی ہے، اس جنگل میں وہ چڑیلیں اسی طرح سے اپنے مقصد کے لیے انسانی روپ سے باہر نکلتی ہیں۔ کیا پتہ سریا کی باتیں سن کر زیادہ کا دل بھی اس بات پر راضی ہو گیا۔ نہیں، اگر وہ نہ مانی تو ہم کل ہی جائیں گے اور خود ہی پتہ لگا لیں گے کہ وہ کون ہے، وہ کس مقصد سے یہاں آئی ہے اور کس مقصد سے آئی ہے۔ کہتے ہیں 100 سال پورا کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی طاقت کے لیے انسانی بچے کی بلی دیتے ہیں۔ زیادہ منہ پر ہاتھ رکھے سب سن رہی تھی۔ ایسا نہ بول، اللہ نہ کرے میری بہو ایسی ہو۔ سریا گھر پر اکیلی تھی، تب بھی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ سریا نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت تھی جیسے چادر سے خود کو ڈھکا تھا۔ ارے زیادہ تو ابھی آ گئی، ہم تو صبح جانے والے تھے۔ جیسے ہی عورت نے چادر ہٹائی تو سریا سے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئی ہو؟ میں تمہاری موت ہوں، یہ کہہ کر اس کا چہرہ ایک دم بدل گیا اور پاؤں پیچھے کی طرف مڑ گئے۔ دانت لمبے، ناخن اور چوٹی اس طرح لہرانے لگی، بتا اب کیسی جائے گی درگاہ؟ مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو۔ سریا نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، تبھی چوٹی لہراتی سریا کے گلے میں پھنس گئی۔ چوٹی سریا کے گلے پر تنگ ہو رہی تھی، جیسے اس کی سانس رک رہی تھی۔ صنم سامنے کھڑی ہنس رہی تھی۔ میرے راستے میں جو بھی آئے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ سریا کی سانسیں تھم گئیں اور وہیں باہر کوئی کھڑا تھا جو کہ صنم کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ رشید کو پسینے چھوٹ رہے تھے، وہ باغا باغا گھر آیا اور اپنے کمرے بستر پر لیٹ گیا۔ رشید کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی۔ کیا جو میں نے دیکھا ہے وہ سچ ہے؟ تبھی کمرے میں صنم آئی۔ رشید کا خوف سے برا حال تھا، وہ رخ دوسری طرف کیے سویا بنا رہا۔ صنم جانتی تھی کہ رشید نے اس سے دیکھ لیا ہے۔ رشید کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھا یہ صنم جسے وہ بیچاری سمجھ کر گھر لے آیا، اماں کی مرضی کے خلاف ہو کر شادی کی۔ وہ ایک چڑیل ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر رشید کے من میں اپنے بچے کا خیال آیا، وہ کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ کچھ کرنا پڑے گا، کوئی تو حل ہوگا۔ دوسری صبح صنم اپنے کام میں لگی ہوئی تھی، جیسے وہ سب بھول چکی تھی۔ رشید کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار صنم کی طرف اٹھ رہی تھی۔ تبھی وہ اپنے ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے لیے رشید کی طرف آنے لگی۔ رشید جسے اپنی طرف آتا دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا، وہ فوراً ہی باہر چلا گیا۔ ارے اس سے کیا ہوا؟ زیدہ نے کہا۔ کچھ نہیں، صنم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زیدہ اور قاسم ناشتہ کر رہے تھے۔ زیدہ نے کہا سریا ابھی تک نہیں آئی۔ صنم نے کہا کیا ہوا اماں؟ زیدہ نے کہا ارے ناشتے پر تو وہ ایک آدھ چکر لگا چکی ہوتی ہے۔ کوئی نہیں اماں، آپ کی سہیلی آ جائے گی، صنم نے کہا۔ زیدہ کو سریا نے بتایا تھا کہ وہ اکیلی درگاہ جائے گی اور صنم کی اصلیت کا پتہ لگائے گی، مگر دن آدھا ہو گیا، سریا کی خبر نہ ملی۔ تبھی زیدہ رشید کا کھانا لے کر اس کی دکان پر پہنچی۔ دیکھا تو رشید کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا رشید بیٹا؟ رشید نے چونکتے ہوئے کہا۔ اماں کچھ نہیں ہوا۔ مگر تجھے کیا ہوا؟ ایسے گھبرایا ہوا جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ لے کھانا کھا لے۔ رشید کی اماں کو کچھ تو بات تھی جو کھٹک رہی تھی، وہ رشید سے پوچھنے لگی۔ رشید بیٹا دیکھ سچ بتا، آخر بات کیا ہے؟ کیا بہو سے جھگڑا ہوا ہے؟ میں سے بات کرتی ہوں۔ نہیں اماں نہیں، رشید نے گھبرا کر کہا۔ آخر کیا بات ہوگی جو اتنا پریشان ہے؟ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے، رشید کی اماں نے اس سے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ارے تجھے تو تیز بخار ہے، چل گھر چل، جلدی آرام کر۔ رہنے دے۔ نہیں اماں میں ٹھیک ہوں۔ اماں وہ صنم، ہاں بتا نا۔ اماں وہ صنم کیا ہوا ہے تجھے؟ تو بتاتا کیوں نہیں؟ رشید کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ تو خیر تو جلدی سے گھر آ جا، میں ذرا سریا کی طرف بھی ہوا ہوں۔ زیادہ یہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ایک تو یہ لڑکا پتہ نہیں کیا ہوا، عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہا ہے، اس سے بھی درگاہ لے جاتی ہوں۔ وہ من ہی من میں سوچتی سریا کے گھر جا پہنچی۔ سریا ارے کہاں رہ گئی ہے؟ کیا ہوا؟ تو کچھ بولتی کیوں نہیں؟ دیکھا تو دروازہ کھلا ہے، جس پر ہاتھ رکھتے ہی وہ کھل گیا۔ زیادہ آواز دیتے ہوئے آگے بڑھی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ سریا زیادہ کی چیخ سن کر آس پاس کے لوگ بھی آئے۔ ارے یہ سب کیا ہوا؟ کس نے مار دیا سریا کو؟ سبھی لوگ سریا کی لاش کو دیکھ کر باتیں کر رہے تھے۔
ज़्यादा को होश ही नहीं था, वो किसी पत्थर की मूर्ति बन गई थी, एकदम बेजान। इससे अब यकीन हो गया था कि सरिया की मौत के पीछे जिसका भी हाथ है वो अब सबसे बदला ले लेगी, किसी को भी नहीं छोड़ेगी। सनम के चेहरे पे इत्मीनान था, रशीद की नजर अब भी इस पर ही जा रही थी। ज़ैदा को अपनी सहेली के जाने का बहुत गम था, वह ना कुछ खा रही थी ना पी रही थी। रात के वक्त रशीद बिस्तर पर लेटा था, तभी सनम आई। न जाने क्यों रशीद के मन में खौफ सा था, जिसकी वजह से वो सनम से दूर दूर था। रशीद, हाँ कितनी बुरी मौत हुई है ना सरिया। हालांकि सनम की नजर रशीद के चेहरे पर थी। तुम्हें क्या लगता है रशीद किसने मारा होगा? इसे रशीद हैरत से सनम की तरफ देख रहा था, जिसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। इसकी चोटी लंबी हो रही थी, नाखून बढ़ रहे थे। अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो याद रखना, अंजाम बहुत बुरा होगा। रशीद की आवाज बेकाबू हो रहे थे, इसकी आवाज कहीं दब गई थी। वो किसी को आवाज देता या मदद के लिए पुकारता, मगर आवाज गले में फंस कर रह गई। रशीद के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जब इससे पता चला कि सनम ने सरिया का कत्ल किया है, मगर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। सनम का वक्त करीब आता जा रहा था, मगर वो फिर भी मुतमिन नजर आ रही थी, जिससे से किसी की फिक्र ही नहीं हो। रशीद के दिल में खौफ बढ़ता ही जा रहा था। अम्मा अम्मा क्या हुआ? रशीद इतनी रात को रशीद ने अपने मुंह पर उंगली रखी। अम्मा धीरे बोलो, क्या हुआ रशीद? तू इतनी रात को जाग रहा है? अम्मा मेरी बात सुन। रशीद ने अपनी माँ को वो सब बताया जो उसने देखा था। ज़्यादा को तो जैसे सकते में आ गई थी। अम्मा हम कल सुबह ही गांव का कहकर निकल जाएंगे। हाँ, और सनम वो सोई है। अम्मा मुझे बस अपने बच्चों को इस चिड़ैल से बचाना है। अम्मा मैं किस मुसीबत को घर ले आया? परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अम्मा इस बात को किसी की भनक भी ना लगे, वरना वो हमें भी नहीं छोड़ेगी। अब मैं चलता हूँ, तुम सो जाओ। हाँ बेटा, रशीद की अम्मा ने रशीद को परेशान नजर से देखते हुए कहा, अपना ख्याल रखना। रशीद ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला, देखा तो सनम सोई हुई थी। रशीद भी अपनी जगह लेट गया, मगर खौफ से नींद नहीं आ रही थी। इंतजार था तो सुबह का। जैसे ही सुबह हुई रशीद दुकान की तरफ निकल गया। सनम को पता ही न चला। पीछे ही कुछ देर बाद रशीद की अम्मा भी आ गई। चलो बेटा, अब वक्त आ गया है, इसे इसके अंजाम तक पहुंचा दें। दोनों बस की सवारी पकड़कर शाह साहब के मजार पर पहुंचे, जो गांव से कुछ दूर फासले पर था। न कभी ज़्यादा यहाँ आई थी और न रशीद। वहां पर लोग अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे थे। ज़्यादा के दिल में बेचैनी हो रही थी। इसका मन किया कि वो वापस चली जाए, मगर फिर सुरैया की बात याद आई, जिसने सनम को देखकर ही कह दिया था कि ज़्यादा इसकी चोटी क्या तुम्हें नजर नहीं आती कितनी घनी और मजबूत है? मुझे तो लगता है कि रशीद जिस लड़की को ले आया है वो कोई मामूली लड़की नहीं लगती, एक ढहन लगती है। ज़्यादा ने कदम आगे बढ़ाए। सामने एक शख्स हाथ में तस्बीह थामे बैठे थे। रशीद और ज़्यादा इसके सामने बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी सारी बात सुनाई, जिस पर इस शख्स ने कहा कि वो चुड़ैल अपने मकसद के लिए आई है। वो बच्चे को लेकर जाएगी, मगर इससे पहले वो कुछ करे तुम्हें अपना काम करना होगा। क्या करना होगा बाबा जी? ज़्यादा ने इनसे कहा। बाबा जी ने बताया कि इसकी चोटी काट कर किसी हरे भरे दरख्त के नीचे काट दे, वो इंसानी हालत में वापस आ जाएगी। मगर ये काम बहुत मुश्किल है, तुम्हारे पास वक्त कम है, जल्दी करो इससे पहले कि वो जान जाए कि तुम इसके बाल काट कर दफना दो। रशीद और ज़्यादा को बाबा ने कुछ और भी हवासी चीजें दी, जिसे लेकर वो घर आ गए। अब सबसे मुश्किल काम था वो था सनम की चोटी कैसे काटी जाए। सनम घर पर अकेली थी। कासिम अपनी माँ को आवाज देता हुआ किचन की तरफ बढ़ा, अम्मा अम्मा, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहता इसकी नजर सनम के हाथ पर पड़ी, जो कि पतीले के उबलते हुए पानी में हाथ डालकर इससे अंडे निकाल रही थी। कासिम को कुछ सही नहीं लग रहा था, ऐसे लगा ये इसका वहम होगा, मगर वह इस बात से बेखबर था कि इसका आखिरी वक्त है। तुम ये क्या कर रही हो? सनम हाथ जल जाएगा। सनम ने हाथ तो खींच लिया था, मगर वो पलटी तो अपने असली रूप में आ चुकी थी, जिसे देखकर कासिम का दिल हाथ में आ गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। सनम ने एक जोरदार कहका लगाया, मैं कौन हूं तू जानकर क्या करेगा? कासिम ने कहा, तुम चुड़ैल हो। मगर ये कैसे हो सकता है? कासिम की जुबान लड़खड़ा रही थी इससे पहले कि वो भागने के लिए पलटता। सनम ने अपनी चोटी से इसका गला दबा दिया। कुछ देर की हरकत के बाद कासिम वही ढेर हो गया। जब रशीद और ज़्यादा घर आए तो कासिम को मरा हुआ पाया।
ज़्यादा ये सब देखकर समझ ही नहीं पा रही थी। ये लीजिए पानी। अम्मा जी, सनम ने बड़ी इत्मीनान से अपनी सास को पानी लाकर दिया। ज़्यादा इसे देखकर रह गई। अम्मा जी, मना किया था आप लोगों को, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने कासिम को क्यों मार दिया? बताओ क्या किया था इसने? सनम सोफे पर आराम से बैठ गई। वही उसने मुझे देख लिया था। रशीद की आंखों से आंसू जारी थे। तुम पर तरस खाकर मैं तुम्हें अपने साथ ले आया, तुम्हें अपनाया, और तुमने क्या किया? अम्मा जी, आप चाय पियेंगी? सनम की बेरहमी इस पर ज़्यादा और रशीद हैरान थे। अब थक गई होंगी ना? बेगैरत, मेरे बच्चे की जान ले ली तूने, और मुझे क्या कह रही है? तू देख बुढ़िया, तू बहुत होशियार बनती है। कब से बोल रही हूँ चुप हो जा, वरना तुझे भी अपने बेटे के पास भेज दूंगी। ज़्यादा हैरत से सनम को देख रही थी। अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अपना मुंह और आंखें बंद रखो। अब वैसे भी कुछ वक्त की बात है, बच्चे के आते ही मैं चली जाऊंगी। ज़्यादा अपने बेटे का सर गोद में लिए रो रही थी। रशीद का भी हाल कुछ ऐसा ही था। अपने भाई की मौत ने इसके दिल पर गहरा असर किया था। कुछ माह बाद सनम किचन में खाना बना रही थी, जबकि ज़्यादा अपनी पोती को गोद में लिए इसको खिला रही थी। न जाने को सनम को चक्कर से आने लगा। वो कुछ दिन से खुद को काफी कमजोर महसूस कर रही थी, मगर बच्चे को लेकर वो खुद पर ध्यान नहीं दे पाई। अचानक ही सनम की आंखों में एक धुंधला सा दरख्त छाया, जो कि सूख चुका था, मगर सनम की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। वो किचन का काम समेटकर जल्दी जल्दी इस जगह पर पहुंची जहां पर दरख्त लगे थे। सनम ने जल्दी जल्दी इस पौधे को ढूंढना शुरू किया। कुछ देर की मशक्कत के बाद इससे एक पौधा नजर आया जो कि सूख चुका था। बुढ़िया, मना किया था कि मुझसे चिल्लाकी मत करना, अब अपने इंजाम के लिए तैयार रहना। जानती नहीं कि एक डैन कभी किसी को नहीं छोड़ती। सनम ने हाथ की मदद से इस पौधे से मिट्टी हटाई तो उसे नीचे से ही सब्ज कपड़े में महफूज अपने बाल नजर आए, जिसे देखकर इसे खुशी हुई। सनम ने बाल अपनी चोटी से लगाया तो उसके बराबर हो गए और सनम की खोई हुई ताकत जैसे लौट आई हो। मगर न जाने कि उस ज़्यादा को आज सनम बदली बदली सी लगी थी। इसकी नजर इसकी चोटी पर गई जो सनम की पीठ पर लहरा रही थी। ये कैसे हो सकता है? सनम की चोटी नहीं। ज़्यादा ने बच्ची को देखते हुए कहा, इसका मासूम का क्या बनेगा? रशीद को पता ना होगा। इससे पहले को किसी को नुकसान बचे, हमें इसे अब खत्म करना होगा। रशीद अपने भाई की मौत के बाद काफी चुप चुप सा था। सनम भले ही सबसे अच्छे से पेश आ रही थी, मगर मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। रशीद को फिक्र थी अपने बच्चे की, जो हर वक्त सनम के जेरे साए रहता। रशीद घर लौटता तो देखा कि दरवाजा खुला है। अम्मा अम्मा, मगर घर में कोई भी नजर नहीं आया। न जाने क्यों रशीद के दिल में खौफ सा आने लगा। तभी एक तरफ से आवाज आई किसी के घर आने की। देखा तो अम्मा ज़्यादा जमीन पर पड़ी थी और सर से खून बह रहा था। अम्मा, क्या हुआ? और सनम कहाँ है? बेटा, वो मनी को लेकर जंगल की तरफ गई है, तू उसका पीछा कर। जा इस डैन से मेरे बच्चे को बचा ले। जा बेटा जा। रशीद अपनी माँ को छोड़कर इससे पीछे इस जंगल की तरफ बढ़ गया जहां से वो सनम को ले आया था। रात काफी हो गई थी, कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी। रशीद के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ रही थी। इतनी ठंड में भी इसे पसीने छूट रहे थे। आखिर वो इस जंगल में पहुंच ही गया जहां से सनम को देखा। कुछ कुछ रोशनी थी जिससे दिखाई दी सनम एक बड़े से दरख्त जिसका तना काटा हुआ था और जड़ इसकी काफी मजबूत और बड़ी थी। सनम इस पर बैठी हाथ में खंजर लिए और बच्चे पर वार करने के लिए तैयार थी। न जाने कहां से रशीद में इतनी हिम्मत आ गई, वो आगे बढ़ा। इसने सनम को आवाज दी। सनम अपनी असली शक्ल में थी, बेहद खौफनाक लग रही थी। रशीद अपनी औलाद के लिए खुद को मजबूत किया। वो सनम को अपनी तरफ मुतवज्जह करता रहा। चले जाओ यहाँ से। सनम, तुम ये क्या करने जा रही हो? तुम माँ हो, इस बच्चे की माँ। माँ अपने बच्चे के लिए जान देती है। सनम के चेहरे पर गुस्से और नफरत के मिले जुले तसरात थे। जाओ यहाँ से। सनम की आवाज बेहद खौफनाक लग रही थी। बच्ची अपनी माँ को देख रही थी। जैसे ये पता नहीं था कि इसकी माँ एक इंसान भी है कि नहीं। सनम, ये जुल्म है, खुदा जालिम को कभी माफ नहीं करता। क्यों उस मासूम की जान लेने पर तुली हो? देखो उस मासूम को जिसको तुमने 9 माह अपनी कोख में रखा और तुमने इसे जिंदगी दी। आज तुम अपने मफाद के लिए इसकी जान ले लोगी। रशीद की आंखों में आंसू आ गए। वही सनम के दिल पर भी जैसे कोई गहरी चोट लगी। सनम ने अपनी बच्ची को देखा जो सब बातों से लाइल्म अपनी माँ को देख रही थी। सनम को एक पल के लिए लगा जैसे वो इसको माँ कह रही हो। साथ साथ ही सुबह की किरणें फैलने लगी। अमावस की रात खत्म हो चुकी थी। जिस रात सनम की जिंदगी के 100 साल पूरे हो जाते,
وہ اس بچی کی جان لے کر اس کی زندگی بھی اپنے نام کرتی، مگر اس کی قسمت میں اتنا ہی لکھا تھا۔ صنم کے ہاتھ سے خنجر چھوٹ گیا۔ وہ اپنے بچے کو دیکھ کر رونے لگی۔ وقت آ گیا تھا اسے چھوڑ کر جانے کا۔ دھیرے دھیرے صنم کا جسم خواہ میں تخلیق ہو رہا تھا۔ بچی صنم نے رشید کی اور چھال دی، جسے رشید نے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ رشید کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک ماں آخر ماں ہی ہوتی ہے، چاہے وہ ایک ڈہنی کیوں نہ ہو۔ آج رشید کو احساس ہو گیا تھا۔ صنم سے رشید کو بڑی محبت تھی، مگر قسمت میں ساتھ بس اتنا ہی لکھا تھا۔ وقت نے رشید کو صنم سے الگ کر دیا تھا۔ دل میں صنم کی یاد اور ہاتھوں میں اس کی نشانی لے کر وہ چل دیا۔